सो वेलकम बैक टू जी के मास्टर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने एमसीक्यूज़ पे डिस्कस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसकी थ्योरी का पोर्शन जो है वो लेके हाजिर हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ये रिवोल्ट, इसको फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है ना, कि इंडियन की सबसे पहली जो जंग थी आज़ादी के लिए वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 या सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं कि ये सिपाही ने जो है वो स्टार्ट किया था, जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था ये रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 ये इंडियन सोल्जर जितने भी थे ये दिल्ली की तरफ मार्च हो गए थे। बिकॉज मैंने पहले भी बात की थी कि इनको एक लीडरशिप की नीड थी, एक रिवोल्ट को लीड करने के लिए एक लीडर चाहिए। और ये दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र के पास जितने भी राजाज थे, जितने सिपाहीज थे, ये सब लोग दिल्ली की तरफ बढ़ गए क्योंकि इनको बहादुर शाह जफ़र के पास जाना था। और बहादुर शाह जफ़र, मैंने कहा था उस टाइम बहुत ओल्ड पर्सन थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। और इसकी जो अगर हम मेन काजेज़ की बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857, तो क्या रीज़न थे, क्यों रिवोल्ट आया? ये कोई सडन अब्रप्ट तो नहीं था, ये कोई सडन एक सीधे अचानक से तो नहीं आया। कुछ बहुत सारे काजेज़ थे जो पहले से हो रही थी बातें, जो ब्रिटिशर इंडियन के साथ कर रहे थे। सबसे पहला है सोशल एंड रिलीजियस काज। इसमें क्या आएगा? एबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है, सती सिस्टम इंडिया में प्रिवेल करता था। सती में क्या होता था, इसमें एक विडो वुमेन जब वो विडो हो जाती थी तो उसको अपने हस्बैंड के साथ जो है ना वो उसकी डेड बॉडी के साथ जलना पड़ता था, है ना। जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ ही उसको जलना पड़ता था। तो ये हिंदूज़ में मोस्टली ये सती सिस्टम प्रिवेल करता था। और जब सती सिस्टम को बैन किया तो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उनको लगा कि हमारे कल्चर के साथ ये गलत कर रहे हैं ना, तो ये भी एक गुस्सा था उन इंडियंस के। और ये कब बैन किया, ये डेट पूछ सकती है कि सती सिस्टम को एबॉलिश कब किया? 1929 में। किसने किया था? लॉर्ड बिरकन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा कॉज, विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट को भी अलो कर दिया कि विडो दोबारा से शादी कर सकती है। ठीक है, तो ये भी जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे इनको ऐसा लगा कि हमारे कल्चर के साथ ना ब्रिटिश लोग जो हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। हमारा जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन कल्चर चल रहा था, तो वो जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक गुस्सा, एक आग जो है ना बहुत पहले से इंडियन के दिलों में चल रही थी ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ। नंबर थर्ड पॉइंट जो सोशल है वो, क्रिश्चियन मिशनरी वर अलाउड टू एंटर इंडिया। जो क्रिश्चियन थे, जो मिशनरी, जो क्रिश्चियनिटी फैलाते थे, जो उस रिलीजन को फैलाने के लिए इंडिया में उनको अलो कर दिया, है ना। वो कन्वर्ट कर रहे थे कि जो इंडियंस थे उनको कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियन में। तो ये भी इंडियन को जो है वो टॉलरेट नहीं हुआ, है ना। ये भी गलत बात है, हमारे इंडिया के रिलीजन के साथ गलत बात है, हमारे इंडियंस के साथ गलत बात है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो गुस्सा ज़्यादा होता गया। तो ये बहुत पहले से कुछ रीज़न चल रहे थे। अब अगर हम पॉलिटिकल काज की बात करें, सबसे पहले आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने लाई थी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अब इसमें क्या था, इस पॉलिसी में मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस की है, जिसने वो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं, अभी भी प्लेलिस्ट में पड़ी है। एक पॉलिसी लाई थी ब्रिटिशर ने। इसमें क्या था कि इनको अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करना था,
मेन जो कारण था इनका ये पॉलिसी लाने का, अपने इन्होंने मोर एंड मोर एरिया एक्वायर करना था। तो ये पॉलिसी में क्या था कि किसी का भी अडॉप्टेड सन जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा एज अ रूलर, ठीक है। मगर क्या हुआ कि इसके खिलाफ बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ कि वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया उन्होंने, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ऐसे बहुत सारी जगहें जो हैं हमें एग्जांपल मिलती हैं जो इस पॉलिसी के अंडर जो है वो ब्रिटिश ने ली है। तो अडॉप्टेड सन, जिसका अपना सन नहीं है, जिसका अपना बेटा नहीं है, तो वो किसी का जो भी अडॉप्ट करते हैं बेटा, उसको वो कंसिडर नहीं करेंगे सक्सेसर, ठीक है। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और जिसका अडॉप्टेड सन नहीं, ये रूलर होगा, तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो एरिया जो है अल्टीमेटली ब्रिटिश के पास चला आएगा। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नाना साहेब को पेंशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया, जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के। और जो है वो मल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है 1856 में उसको अनेक्स्ट कर लिया, छीन लिया गया। अब ये कुछ स्टेट है ना जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के: सितारा, झांसी, नागपुर, संभालपुर। और आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है, सबसे पहली कौन सा एरिया था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिश ने लिया था? तो दैट इज सतारा, ठीक है, सतारा। झांसी, फिर नागपुर, संभालपुर, ये सारे एरिया जो है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के थ्रू जो है ब्रिटिश ने एक्वायर किए। तो मेन रीज़न क्या था ब्रिटिशर का? मेन रीज़न यही था उनको कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करनी थी। उनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक्वायर करना था, सो दैट वो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल जो रूल है, वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो उनकी, वो यहाँ पे हो। तो दैट वाज द रीज़न ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ टू, इसीलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उन्होंने लाई थी। नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमिक काज की बात करें, तो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था इंडियन से। ज़मींदारी, रॉयतवारी और महलवारी सिस्टम जो है वो यहाँ पे चल रहा था। टाइम मिला तो हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसमें से भी, ठीक है। इनको अलग वीडियो में, ज़मींदारी, रॉयतवारी और महलवारी पे एक वीडियो हम अलग से लाएंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स थे उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, वही कि इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इंडियन को जो है वो उतनी वैल्यू नहीं मिलती थी इंडियन प्रोडक्ट्स को अब्रॉड लेवल पे, लोकल लेवल पे। क्योंकि ये जो क्या होता था ना, जो लोकल लोग बनाते थे तो वो उस पे मेहनत ज़्यादा लगती थी, है ना, तो वो थोड़े महंगे बिकते थे। तो एज़ कंपेयर वो क्या करते थे, जो बाहर के प्रोडक्ट, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते थे, वो बहुत चीप होते थे, बहुत सस्ते थे, और लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं उनको जो सस्ता वाला प्रोडक्ट मिल जाए। तो इससे क्या हुआ, इससे इंडियन का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट होता था, जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें थी, वो जो है वो कम बिकने लगी। तो ये भी एक इंडियंस लोगों पे इफेक्ट पड़ा। ये इकोनॉमिक काज में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मिलिट्री काज। मिलिट्री काज में क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब ना, रेस होता है नस्ल, है ना, नस्ल के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगी। गोरे और काले, है ना, इंडियंस को मोस्टली काले, ब्लैक और वाइट का जो यहाँ पे सिस्टम हो रहा था। यहाँ पे इंडियन सोल्जर को बहुत कम सैलरी मिलती थी एज़ कंपेयर टू ब्रिटिश के जो सोल्जर थे। इनको ना तो रैंक जहाँ से ये इनको रिक्रूट किया जाता था, मोस्टली वहीं से रिटायर हो जाते थे। सूबेदार से आगे इनको जाने नहीं देते थे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी इंडियन सोल्जर के साथ। तो यहाँ से भी ये डिसअपॉइंट थे इंडियन सोल्जर, ये भी एक रीज़न था। अब आता है इमीडिएट काज। इमीडिएट काज क्या था? ये तो थे ना पहले, जो थोड़ी बहुत काज पहले से चल रहे थे, तो गुस्सा जो इंडियंस में चल रहा था, स्टार्टिंग से क्या हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन अब एक ऐसा काज आया कि जिससे सीधे रिवोल्ट जो है ना वो अब्रप्ट हो गया, सीधे रिवोल्ट जो है आउटब्रेक हो गया, रिवोल्ट आ गया। तो वो क्या था? एनफील्ड राइफल। क्या था? एनफील्ड राइफल। कुछ नए टाइप की राइफल इंट्रोड्यूस हुई। पहले और टाइप की थी, अब जो है
वो राइफ़ल ऐसी आई कि जिनमें जो आप मसाला लगाएँगे, उनका वो, मान लो ये है ना, इनमें अगर कुछ, सॉरी, क्या है कि एक राइफ़ल होगी, उसमें जो आप मसाला लगाएँगे, ठीक है? उसका जो ऊपर का मुँह होगा ना, ठीक है? जो इसका ये ओपनिंग का होगा, तो कहते थे जो ये वाला होगा, ये जो है किसका बना था? काऊ फैट और पिग फैट। तो बोथ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दोनों एनिमल जो है, ये बहुत रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखा जाता है, काउस को और पिग को। तो कहते थे ये चीज़ जो बनी है, ये फैट से बनी है, काउ फैट और पिग फैट, और ये दांतों से, मुंह से काट कर उसमें भरना पड़ता था। जो आपकी राइफल थी उसमें भरना पड़ता। तो ये मिथ या रियलिटी थी, जो भी था, ये इंडियन सोल्जर में प्रिवेल कर रहा था बहुत हाई लेवल पे, कि ये लोग जो हैं हमारे साथ छेड़खानी करना चाहते हैं, हमारे रिलीजन के साथ जो है वो छेड़खानी करना चाहते। तो इंडियंस नहीं चाहते थे कि हमारे रिलीजन के साथ ऐसा हो, ठीक है। उन्होंने बाद में रिफ्यूज़ किया, जो सोल्जर थे, इन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम जो है वो यूज़ इन कार्टेज को, ग्रेसेड कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे। और इन्होंने अपने ही सोल्जर, जो अपने ही सिपाही थे, सीनियर ऑफिसर, उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो इंडियन सोल्जर जो है अपने ही रेजिमेंट के लोगों पे अटैक करने लगे। तो यहाँ से एक इमीडिएट काज ये वाला जनरेट हुआ, ठीक है। और एक और इसमें आ जाता है एक रिलीजियस काज में, कि यहाँ से इंडियन सोल्जर को ना बर्मा भेज रहे थे, जो म्यांमार है वहाँ के लिए भेज रहे थे। तो इंडियन को ऐसा लगता था कि हम ओवरसीज अगर जाएंगे ना, तो हमारे रिलीजन को क्या होगा, हमारा रिलीजन ख़त्म हो जाएगा। अगर हम अपने जो बाउंड्री क्रॉस करेंगे, जो सी से होके हम समुद्र से होके पार जाएंगे, तो हमारा रिलीजन जो है वो, हम जो है वो अपने रिलीजन में नहीं रहेंगे। तो ऐसी ऐसी जो बातें थी, वो इंडियंस के जो थॉट्स थे वो थे। और जो ब्रिटिश कर रहे थे इंडियन के साथ, तो डिफरेंट कॉजेज रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ काजेज ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कैसे रिवोल्ट आया, कैसे आउटब्रेक हुआ, इम्पोर्टेंट लीडर कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, और उसके बाद इसको जो डिफरेंट नेम्स दिए हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिफरेंट हिस्टोरियन ने डिफरेंट नेम्स दिए हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।